जी जनाब, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपकी अब तक की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपके फ़ोल्डर में शेयर कर दी है। कोई 2 मिनट बाद जो है ये आपको जो फ़ोल्डर आपके साथ शेयर हुआ है उसमें ये विज़िबल हो जाएगी, ठीक है? और साथ ही साथ जैसे ही अब अगला पार्ट रिकॉर्ड होगा वो भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? यानी आज जाके अगर आपको लेक्चर रिवाइज़ करना होगा तो आज के आज ही आज की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल चुकी होगी। चलें जनाब, कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ओएसआई मॉडल की अपर लेयर्स को गो थ्रू करना शुरू किया था और उसमें एप्लीकेशन लेयर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ब्रीफ ओवरव्यू हम देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। अभी दूसरी लेयर जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी इजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर में ये होता है कि आपने जो भी डेटा अपनी नेटवर्क एप्लीकेशन में एंटर किया था वो टेक्स्ट था या कोई तस्वीर थी, ऑडियो क्लिप था या वीडियो क्लिप था, ये सारी चीज़ें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। तस्वीर की हमें समझ आती है, ऑडियो क्लिप हमें समझ आता है, वीडियो हमारी समझ में आती है, कोई अंग्रेजी में कोई मैसेज लिखा हुआ है, उर्दू, फारसी, पश्तो में, ये सब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? लेकिन आप गौर करें कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में आपने मैसेज टाइप करने के बाद आगे सेंड का जो बटन है उस पर क्लिक किया या एंटर कर दिया, उसके बाद मेरा और आपका काम खत्म हो जाता है। हम तो आगे कुछ नहीं करते, जो अब आगे करना है वो सिस्टम ने करना है, ठीक है? और सिस्टम ने अगर करना है तो सिस्टम आपके डेटा को उस वक्त तक प्रोसेस ही नहीं कर सकता जब तक कि वो आपके डेटा को समझेगा नहीं, ठीक है? सिस्टम की जो अपनी जुबान है दैट इज बाइनरी मशीन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, 0 1 1 0 0 1 वाली लैंग्वेज है, ठीक है जी? तो सिस्टम तो ये जुबान समझता है। इसका मतलब है हमारे हमारे डेटा को जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, उसे सबसे पहले जो सिस्टम है वो अपनी जुबान में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है जी? यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। हम करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है। जो काम हम करते हैं वो क्या होता है? स्टैटिक। इसका मतलब है ये ट्रांसलेशन वाला काम मैं और आप नहीं करते, ठीक है? अगर हम नहीं कर रहे, हो रहा है तो इसका मतलब है डायनामिकली हो रहा है। डायनामिकली हो रहा है तो ये काम फिर कोई ना कोई प्रोटोकॉल कर रहा होगा। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और मशीन लैंग्वेज के दरमियान जो ट्रांसलेशन वाला काम है, इसके लिए अलहदा से प्रोटोकॉल्स हैं, इसकी मिनिस्ट्री अलहदा है, ठीक है? अब देखिए वजारत कानून अलग होती है, ठीक है? तालीम की वजारत तालीम जो है वो अलग है, ठीक है? बिल्कुल। अब ये एप्लीकेशन लेयर से चूंकि मुख्तलिफ काम है, इसके लिए ओएसआई मॉडल के मुताबिक इसके लिए लेयर ही अलहदा से बनाई गई है और इस लेयर का नाम है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डिवाइस अपने लिए और जिस नेटवर्क पे आगे उसको भेजना है उसके लिए आपके डेटा को तैयार करेगी, प्रेजेंटेबल बनाएगी, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन लेयर खुद तो कुछ भी नहीं है, जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं हमें अभी नामों में पढ़ना ही नहीं है फिलहाल, हमें इतना पता होना चाहिए हर लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उनका काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, बल्कि इसको यूं लिख लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी, ट्रांसलेट, ठीक है जी, ट्रांसलेट द डेटा फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी? और सिंपली वो है ही बाइनरी तो आप इसको बाइनरी लिख देंगे। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से हमारे डेटा को बाइनरी में ट्रांसलेट करना एंड वाइस वर्सा, यानी उलट भी है, बाइनरी से वापस ह्यूमन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना इसी का काम है। देखिए एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है। सेंडर की साइड पे ये ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी में ट्रांसलेट हो रहा है तो रिसीविंग एंड पे बाइनरी से दोबारा ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, ठीक है? और ये काम दोनों तरफ की प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होगी। जिस मॉडल को मैं फॉलो कर रहा हूं उसी को आप भी कर रहे हैं, सेम मॉडल फॉलो हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका एक बुनियादी काम जो है वो ट्रांसलेशन है, ठीक है? इनका काम सिर्फ ट्रांसलेशन का लफ्ज ज़हन में बैठा लें इस लेयर के हवाले से।
और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे अभी लिख देता हूं, आगे जाके इन पे और भी हम तफसील से बात कर लेंगे। यानी इसी चीज को एनकोडिंग, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग भी कहा जाता है। एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ डेटा, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। ट्रांसलेशन कह लें, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ डेटा कह लें, साथ में यहाँ पे एक और सहूलत भी है, ठीक है, और वो है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा भी बता देता हूं, आगे चल के तो बात हो ही जाएगी। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या चीज होती है? एनक्रिप्शन कहते हैं ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैं मिसाल देके आपको समझाता हूं। लेट से मैं अपने पास ना, इसको कहते हैं की, मैं की बना रहा हूं। की क्या चीज है? मैं कहता हूं ए जो है वो 1 है, बी लेट से 2 है, सी 3 है, ठीक है जी, डी 4 है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इसी तरह मैं कहता हूं, मिसाल दे रहा हूं, टी जो है लेट से 9 है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया अपने पास? एक की। इसको क्या नाम दे रहा हूं? की। अच्छा, ये कैसी की है? हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जमाने में मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, उनमें एंड प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करने के लिए। उन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन की मिलती है, आप कहते हैं यानी उसमें जहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, आप कहते हैं ये इस प्रॉब्लम की है। की बुक्स अलग से छपती हैं, वो मिलती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसमें मौजूद होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की है, इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब इसमें आप करते क्या है? लेट से मैंने ए और बी के दरमियान डेटा फॉरवर्ड करना है, और मेरा जो एक्चुअल डेटा ना वो ये है, DATA। मैंने भेजना क्या है? DATA। ये मेरा डेटा है, वैसे तो स्पेलिंग भी डेटा ही है, और मेरा डेटा DATA है जो मैं भेजना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं भेजूंगा, मैं इसकी जगह पता क्या करूंगा? डी की वैल्यू पड़े नीचे क्या लिखी हुई है? 4, ए जो है 1, टी जो है 9, ए फिर से 1। तो मैं डेटा भेजने की बजाय भेजूंगा 4191, 4191। डेटा भेजने की बजाय मैंने क्या भेजा? 41। अगर मैं डेटा की बजाय 4191 भेजूंगा तो मैं कहूंगा मैंने डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। अच्छा, अब जब बी इसको रिसीव करेगा तो बी को भी समझ नहीं आएगी ये 4191 क्या है, जब तक कि ये वाली की मैं किसी तरीके से बी को शेयर नहीं कर देता। तो मुझे बी को ये की भेजनी पड़ेगी। मैंने बी को एक प्रॉब्लम भेजी है सॉल्व करने के लिए 4191, जब तक उसके पास ये की नहीं होगी वो इसे सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो अगर मैं उसको ये की भेज दूं तो वो इस की मदद से इस डेटा को डीक्रिप्ट कर लेगा, और उसको समझ आ जाएगी कि ये जो 4 है वो असल में डी है, फिर इसी तरह ए है, टी है और ए है। तो जब वो इस की मदद से इसको दोबारा से एक्चुअल डेटा में रिप्रेजेंट करेगा तो हम कहेंगे उसने डीक्रिप्ट कर लिया है। एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन। इसका हमें फायदा क्या होगा? ये जो ए और बी के दरमियान हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये सिक्योर हो जाएगी। किसी ने दरमियान में से हमारा डेटा उचकने की कोशिश की, ठीक है, तो उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने, अच्छा, अब ये इंक्रिप्शन के मुख्तलिफ तरीके, ये जो मैंने तरीका बताया ये कुछ सिक्योर नहीं है, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकेकार और भी मौजूद हैं। लेकिन जेन में रख लीजिएगा कि एक तो आपका डेटा जो कि बाइनरी में आ गया, एक तो आप सीधा सीधा भेज दें, ये डेटा जी, ठीक है। दूसरा ये आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट करने का फायदा ये होगा कि जो लिंक है इसमें दरमियान में अगर किसी ने आपके डेटा को पढ़ने की कोशिश की तो आपके डेटा को समझ नहीं सकेगा जब तक कि उसके पास ये की मौजूद ना हो। मैंने सिर्फ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हल्का सा उसका तारुफ कराया है, फायदे, नुकसान, ठीक है, और मजीद तरीके, ये वाला तरीका, ये सब आगे जाके इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। तो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसका ताल्लुक भी डेटा की प्रेजेंटेशन के साथ ही है, ठीक है, तो ये काम भी प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदारी है। डेटा को ट्रांसलेट करना ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी में, और उसके बाद अगर उसको एनक्रिप्ट भी आप करना चाहते हैं, एनक्रिप्शन लाजमी नहीं होती, ये तो आपकी मर्जी है ना, आप सिक्योर करना चाहें या ना करना चाहें, क्योंकि एनक्रिप्ट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ये फालतू की चीजें तो आप कर नहीं सकेंगे। अगर आप एनक्रिप्ट भी करेंगे तो डीक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्लो होगी कि नहीं होगी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सिंपल सा असूल है, अगर आप सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो परफॉर्मेंस का ग्राफ हर हालत में नीचे आएगा, ठीक है जी। आपको परफॉर्मेंस की कुर्बानी देनी पड़ती है अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए। और भाई मैं दरवाजे पे चौकीदार बैठा दूं, उनको हर बंदे को तलाशी लेके अंदर आने देना है, तो आपको अंदर आने में टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर है।
अगर मैं नहीं करूंगा तो क्लास जल्दी से भर जाएगी, बंदा बैठा देंगे तो वही काम जो 2 मिनट में होना था वो आधे घंटे में होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की रिस्पॉन्स भाई तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए ये ट्रांसलेशन वाला काम करते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं अगर आपको उनकी जरूरत हो तो। ठीक है जी, नहीं प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल ने आपके लिए ट्रांसलेशन कर दी, अब डेटा प्रेजेंटेबल हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, कि मुझे डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड किया जाए। अब है उठा के फेंक दे, सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दे, और डेस्टिनेशन उसको उसी सूरत में रिसीव कर सकता है ना कि सेम प्रोटोकॉल सेम एप्लीकेशन जो सेंडर के पास चल रही है वही एप्लीकेशन रिसीविंग एंड पे भी अवेलेबल हो तो ही रिसीव कर सकेगी ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका डेटा रिसीव करने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि दूसरी तरफ भी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये काम ऐसे नहीं किया जाता कि डेटा को फिजिकली भेज दें, अगर इसको मुंह की खानी पड़ी तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं कोई मुझे रिसीव करने के लिए था ही नहीं। तो ऐसा नहीं किया जाता, हम पहले हमेशा चेक करते हैं कि दूसरी साइड पे रिसीविंग एंड पे कोई रिसीव करने के लिए अवेलेबल भी है या नहीं है। ये जरा भी पूरा मैं लिखवा दूं, इसको मैं तफसील से समझाता हूँ, ये थोड़ी देर में फौरी तौर पे समझ नहीं आएगा, मुझे जरा थोड़ी डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो जरा सेशन लेयर का जो रोल है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जी। अगेन सेशन लेयर खुद कुछ नहीं है, जो भी है सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। इसकी मैं अंग्रेजी यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। सेशन लेयर establishes a virtual या लॉजिकल और लॉजिकल सेशन with the help of सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स। भाई सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। with the help of signaling protocols to check the availability of the other side. Session layer establishes a virtual or logical session with the help of signaling protocols to check the availability of the अदर साइड। दूसरी तरफ की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किया जाता है। सेशन लेयर का काम वर्चुअल सेशन बनाना है, वर्चुअल सेशन बनता है सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स की मदद से। सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को सिग्नलिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये भी बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो इनको भी देखेंगे। तो सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस अ वर्चुअल और लॉजिकल सेशन विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, अच्छा ये बात कुछ हद तक तो आपको पहले भी मैंने बताई थी, जो मेन प्रॉब्लम है ना वो अदर साइड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे जी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड है ना, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड है, इसमें अक्सर लोग थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज होते हैं, इसके हवाले से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप समझते हैं कि मैंने मिसाल में लिखा ए और बी, आप कहते हैं ए मैं हूं और बी मेरा कोई दोस्त है दूसरी तरफ, जिसके साथ मैंने कम्युनिकेट व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेजा, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है जिसको मैसेज मिल गया। ठीक है जी, और आप अभी भी इसको इसी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आप इसको इस तरह से समझ रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। वो कैसे? आप कहेंगे सर मैं व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजता हूँ और दूसरी तरफ मेरा दोस्त अगर अवेलेबल नहीं है या वो व्हाट्सएप अभी उसने वो नहीं देख रहा तो मैसेज तो मेरा फिर भी चला जाता है। हम अगर ईमेल करते हैं एक तरफ से, ठीक है जी, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त अपना इनबॉक्स खोल के नहीं बैठा हुआ, ठीक है, तो तब भी उसको मैसेज तो ईमेल तो हमारी चली जाती है। ठीक है, तो फिर इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड से एक्चुअल में मुराद क्या है, उसका मतलब क्या है? आपको ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि रियलिटी में आप और आपका दोस्त एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, अक्सर हमारी नेटवर्क एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट मॉडल में चल रही होती हैं। हमारे पास जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है वो क्लाइंट एप्लीकेशन है, हम व्हाट्सएप की क्लाइंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। दरमियान में हमारे व्हाट्सएप के सर्वर्स हैं, गूगल है तो गूगल के सर्वर्स हैं, ठीक है जी, फेसबुक है तो फेसबुक के सर्वर्स हैं। यहाँ जो सेशन बनेगा वो मेरा और मेरे दोस्त के दरमियान
नहीं होगा। यहाँ जो सेशन बन रहा है वो मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान सेशन नहीं बन रहा, वो बन रहा है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और दूसरी तरफ सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। ठीक है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड से मुराद यहाँ पे व्हाट्सएप क्लाइंट पे बैठ के आप सर्वर की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं और सर्वर से आप क्लाइंट तक की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल में ये अवेलेबिलिटी सर्वर क्लाइंट मॉडल की होती है। हम दोनों दोस्तों की आपस में अवेलेबिलिटी चेक नहीं हो रही। सेशन, अच्छा इस कम्युनिकेशन में एक सेशन तो नहीं बन रहा, दो बन रहे हैं, एक सेशन इनके दरमियान और एक सेशन इनके दरमियान। ठीक है, व्हाट्सएप के सर्वर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इन दैट केस हमारा सेशन, ये जो लॉजिकल सेशन है, ये स्टैब्लिश नहीं होगा। जब ये स्टैब्लिश नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट कर नहीं सकेंगे। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमारा क्लाइंट का सर्वर के साथ सेशन ना बनने की प्रोबेबिलिटी अब ना होने के बराबर ही है, यानी आपका हमेशा सेशन बनेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? एक तो हमारे इंटरनेट कनेक्शंस पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, दूसरा जो हमारे सर्वर्स हैं, ठीक है जी, जो सर्वर्स हैं, अब आपका ख्याल है व्हाट्सएप का दुनिया में क्या कोई एक ही सर्वर है जिसके साथ सबने कनेक्ट होना? नहीं, मल्टीपल सर्वर्स हैं और मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशंस पे मौजूद हैं। अगर एक डाउन होता है तो आपकी ट्रैफिक दूसरे के पास चले जाएगी, दूसरा डाउन होता है तो तीसरे के पास चले जाएगी, किसी ना किसी एक सर्वर के साथ आपका जो सेशन है वो स्टैब्लिश हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत पुराने वक्तों में जब हमने नया नया, कम से कम मैंने जब इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया था, ये आपको जाहिर है तकरीबन 25-30 साल पहले का वक्त होगा, उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर फेस करनी पड़ती थी। सर्वर्स कम थे, उन पे लोड बढ़ जाता था, जब लोड ज्यादा होगा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसका इशू नहीं होता था तो हमारे कनेक्शंस का इशू आना शुरू हो जाता था, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो बहरहाल आज के दौर में हमें ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर फेस करनी पड़ती है। सिर्फ उस सूरत में फेस करनी पड़ सकती है अगर सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ हुआ था। आपकी कुछ सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई थी, आपका सेशन बन नहीं पाया था, जिसकी वजह से आप किसी को भी कोई मैसेज दे नहीं पा रहे थे। ठीक है जी, तो बहरहाल जब बंदा यूं सोचता है मैं और मेरा दोस्त हमारे दरमियान सेशन बन रहा है तो प्रॉब्लम आती है, तो आपकी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान सेशन स्टैब्लिश हो रहा होता है। ठीक है, और ये सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स की मदद से, हर एप्लीकेशन के लिए सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। तो सेशन लेयर का बुनियादी काम ये है, वर्चुअल सेशन स्टैब्लिश करना, दूसरी तरफ क्लाइंट है तो सर्वर की अवेलेबिलिटी, और सर्वर जो है वो क्लाइंट की अवेलेबिलिटी को चेक करता है। अच्छा, जब आपका ये सेशन बन जाएगा, भाई नहीं बनेगा तो बात यही खत्म हो जाएगी, बन जाएगा तो अब आप कहेंगे जी, अब आप नहीं कहेंगे, आप तो डेटा सुपुर्द कर चुके हैं एप्लीकेशन के, सिस्टम के, डेटा को ट्रांसपोर्ट तो अब उसने करना है, हमने तो नहीं करना, हम तो अपना काम कब के खत्म कर चुके हैं, हेलो लिख के हमने टाइप कर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब वो जो डिवाइस है उसने अब आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ जिसके साथ आपका सेशन स्टैब्लिश हो चुका है, लॉजिकल सेशन आपने स्टैब्लिश कर लिया हुआ है। तो अब बारी आएगी जी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्ट लेयर को थोड़ा सा मैं ज्यादा इलेबोरेट करूंगा ऊपर वाली लेयर्स के मुकाबले में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम अगर चलें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की 3 अहम फंक्शनैलिटीज हैं जो कि ओएसआई मॉडल के रेफरेंस से मैं आपको अभी बता रहा हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जनाब 3 बुनियादी काम, 3 बुनियादी सर्विसेज आपको देती है। एक है जी उनमें से डेटा सेगमेंटेशन, एक है जी उनमें फ्लो कंट्रोल, और उसके बाद है जनाब आपके पास एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल ये मॉडल कौन से वाला है याद रहे, इट इज नॉट टीसीपी आईपी मॉडल, इट इज ओएसआई मॉडल। ठीक है जी, क्योंकि जब टीसीपी आईपी मॉडल सामने आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो ये जितनी भी डिस्कशन अभी होने लगी है इट इज ऑल अबाउट ओएसआई मॉडल। ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये 3 बुनियादी काम है जो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे लिए करती है। और इनमें डेटा सेगमेंटेशन से हम आगाज करते हैं जी कि डेटा सेगमेंटेशन क्या चीज है, इसकी क्या अहमियत है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इसको डिस्कस करते हैं। मैं मिसाल से समझाता हूं आपको। डेटा सेगमेंटेशन की कहानी ये, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लें, ये वाले पॉइंट्स। ठीक, ये 3 चीजें हैं, डेटा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल। क्लास में जब मैं देख लूंगा 1-2 लोगों ने सारे हिला दिए कि हम लिख चुके हैं, तो फिर उम्मीद है बाकियों ने भी लिख लिया होगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे जाके ये डेटा सेगमेंटेशन का आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या अहमियत है, अच्छा लिख लो यार।
तो हम डेटा सेगमेंटेशन से शुरू करेंगे जी, एक एक करके, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लो कंट्रोल को देखते हैं, फिर एरर कंट्रोल को देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ओके जी, डेटा सेगमेंटेशन। डेटा सेगमेंटेशन, मिसाल के तौर पे हम एक डिवाइस ए पे मौजूद हैं और हमने एक फाइल भेजनी है बी को, जिस फाइल का साइज है 10B। ये बिट है कि बाइट? 10 बाइट की एक फाइल है जी, जो ए जो है वो बी को भेजना चाह रहा है। 10 बाइट की फाइल ए बी को भेजना चाह रहा है, ऐसे करके। ये आपस में कनेक्शन बना हुआ है इनके। अच्छा, अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जिन पे हमने गौर करना है। सेंडर सेंड क्या कर रहा है, रिसीवर रिसीव क्या कर रहा है, और दरमियान में रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। और रिसोर्सेज में भी बिलखुसूस हम इस वक्त नजर बैंडविड्थ पे रखेंगे, दरमियान में बैंडविड्थ कितनी यूज हो रही है। ज़ाहिर है इनके दरमियान तो बैंडविड्थ इस्तेमाल होनी है। सेंडर ने सेंड क्या किया, बैंडविड्थ क्या यूज हुई, और रिसीवर ने रिसीव क्या किया। एक तरीका ये है, सेंडर 10 बाइट की फाइल पूरी की पूरी उठाए और एक ही दफा में इसको ट्रांसमिट कर दे इस लिंक के ऊपर। जब वो पूरी फाइल एक ही दफा में एक ही यूनिट बना के उसका भेज देगा, ठीक है। तो 10 बाइट के लिए मैं कहता हूँ जी आप 10 बाइट की ही बैंडविड्थ इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल में इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। 10 बाइट की फाइल के लिए 10 बाइट की बैंडविड्थ तो होगी ना, इतनी तो चाहिए, लेकिन मैंने कहा एक्चुअल में इससे थोड़ी ज्यादा होगी। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इसके साथ, आपके डेटा के साथ कुछ ओवरहेड्स हैं, वो भी साथ में जाएंगे। ओवरहेड से क्या मुराद है? मैं एक कागज पे लेटर लिखता हूं, अब वो जो मैंने लेटर लिख दिया, क्या वो एज इट इज किसी जगह पे पोस्ट हो सकता है? जा सकता है, ठीक है जी। एज इट इज वो लेटर कहीं जा, ठीक है, सही हो गया। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं, मैं इधर ही हूँ, ये कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये उखुवत से कुछ फॉर्म्स आए हैं, ये हर बंदे ने अपना अपना फॉर्म फिल करना है? अच्छा, हर बंदे ने अपना, ये मैं देख रहा था, मैंने कहा सारों ने मिलके अगर एक करना तो ठीक है, लेकिन ये एक बंदे ने करना तो फिर तो टाइम ले लें आप, ठीक है जी। ये फॉर्म जी आप लोग फिल कर लें, उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऑनलाइन वाले जो है वो, अच्छा जी, ऑनलाइन वाले लोगों को भी एक पीडीएफ फाइल जो है वो ग्रुप में आ रही है। बात सुनिएगा, वो एडिटेबल है। वो कैसे फिल करके भेजेंगे आप? वर्ड की फाइल भेज दें, ठीक है जी। तो वर्ड की फाइल जी ऑनलाइन वाले लोगों को एक भेजी जा रही है अखुवत की तरफ से। इसको आपने फिल करना है, फिल करके जो है वो जो कैंपस में लोग हैं ये हमें वापस कर देंगे, जो ऑनलाइन है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेज दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा वक्फा कर रहे हैं जी, जितनी देर तक आप ये फॉर्म फिल नहीं कर लेते। ओके जी, अपनी पढ़ाई पर वापस आ जाएं, ठीक है जी। और हाँ जी, अगर ये अभी तक आपने नहीं किया, ये बाद में फिल करके जो नेक्स्ट ब्रेक होती है उसमें आप दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे जी डेटा सेगमेंटेशन की, और डेटा सेगमेंटेशन में हमने कहा था जी 10 बाइट की एक फाइल है जो हमने ए से बी की तरफ जो है वो फॉरवर्ड करनी है। उसको आप फॉरवर्ड करने का एक तरीका ये है कि आप 10 बाइट की फाइल एक ही दफा में उठाएं और पूरी की पूरी फाइल आप ट्रांसमिट कर दें, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि 10 बाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपकी फाइल के साथ कुछ ओवरहेड्स भी होंगे। मिसाल में उसकी ये दे रहा था, जिस तरह हमने किसी को लेटर भेजना हो तो मैं ये एक कागज उठा के इसको फिल करके रख दूं तो ये किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है? नहीं, आपको एनवेलप में डालना पड़ेगा, उस पर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखना पड़ेगा, स्टैंप लगेगी, तब जाके ये किसी जगह पे डिलीवर हो सकता है, ठीक है। अब इसको एनवेलप में डालना, इसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन की एड्रेसेस लिखना, ठीक है, स्टैंप लगाना, ये सब ओवरहेड्स है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो डेटा होता है, आपकी जितनी भी लेयर्स है, उन लेयर्स की इंफॉर्मेशन आपके डेटा के साथ ऐड होगी, ठीक है। तो वो इसके एक्चुअल साइज को थोड़ा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है। अभी जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है, इसके भी अपने कुछ ओवरहेड्स हैं जो आपके डेटा के साथ ऐड होंगे, तो बैंडविड्थ थोड़ी ज्यादा ही यूज हो रही होगी। लेकिन हम अभी अपनी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि वो तकरीबन 10 बाइट ही है।
तो 10 बाइट की फाइल भेजनी थी, उसके लिए 10 बाइट की बैंडविड्थ आप यूज कर रहे थे और ये डेटा डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। अचानक क्या हुआ, ये लिंक डाउन हो गया। अभी डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं था, उससे पहले ये लिंक डाउन हुआ, चाहे आधे मिली सेकेंड के लिए क्यों ना हो। अगर ये लिंक डाउन हुआ है तो ये डेटा डेस्टिनेशन पे तो कम से कम पहुंच नहीं सकता। अगर ये कॉपर केबल है तो जाहिर है डेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में डेटा ए से बी की तरफ जा रहा होगा, वोल्टेज सिग्नल्स होंगे, ठीक है। और अगर ये लिंक डाउन हुआ है तो एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है, पैदा नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन शक्लें तो बदल सकती है। तो हो सकता है जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिजिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई हो, लेकिन डेस्टिनेशन पे आपका डेटा पहुंच नहीं सकेगा, ठीक है। तो बी को जो रिसीव हुआ दैट इज 0 बाइट्स, उनके लिंक डाउन हो गया था। अच्छा, अब लिंक दोबारा अप हो चुका है, लिंक स्टेबल है, लेकिन डेस्टिनेशन को रिसीव सिर्फ अभी तक 0 बाइट हुआ। आपको अब क्या करना पड़ेगा, फाइल को दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मिली तो है नहीं, आपकी वो अटेम्प्ट फेल हो चुकी है। आपने दोबारा से रीट्रांसमिट किया, ठीक है, और जब दोबारा रीट्रांसमिट किया तो आप 10 बाइट के रिसोर्सेज दोबारा यूज करेंगे। अब लिंक के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, अगर तो बात को लंबा करना तो एक आधा झटका और दे देते हैं इसको, ठीक है, तो ये और बात खिंच जाएगी। लेकिन आप कहते हो इस दफा लिंक स्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो ये 10 बाइट की फाइल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। रिसीवर ने टोटल रिसीव क्या किया, 10 बाइट, लेकिन आपको रिसोर्सेज कितने यूज करने पड़े हैं, 20 बाइट बैंडविड्थ के भी, और जो सेंडर ने 2 दफा कोशिश किया उसके उसके भी रिसोर्सेज यूज हुए होंगे, उसने भी 20 बाइट के लिए रिसोर्सेज यूज किए, 2 अटेम्प्ट्स किए ना उसने, ठीक है। लेकिन नतीजा क्या निकला, डिलीवर सिर्फ 10 बाइट हुआ है। रिसोर्सेज की कीमत होती है और रिसोर्सेज को सोच समझ के अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए। तो हम इस एग्जाम्पल में अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे, एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर रहे, हम ज्यादा रिसोर्स यूज करके डिलीवर कम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये और बदतरीन शक्ल हो सकती थी इसकी अगर ये फ्लक्चुएशन जारी रहती, दूसरी दफा भी हो जाता, तीसरी दफा भी हो जाता, एन मुमकिन है 40 बाइट यूज हो जाते और डिलीवर अभी तक सिर्फ जाके 10 बाइट होता जी। तो आपको पता बिल्कुल क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ देखें, ये काम आप कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। नहीं बात शुरू कर, नहीं नहीं नहीं, आपने कर दिया ना, आपका तो काम खत्म हो गया। उसके बाद अब ये काम किसने संभाला हुआ है, किसने, रिसोर्सेज ने। और रिसोर्सेज के ऊपर क्या चल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को पता लगे, प्रोटोकॉल्स का काम है, ठीक है जी। अब प्रोटोकॉल्स ये चीज हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल को पता लग जाएगा, और वो कैसे पता लगेगा मैं बता रहा हूँ, देखते जाए, ठीक है जी। तो आपकी 10 बाइट की फाइल जो है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज आपके ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसका नाम एक और सोल्यूशन हमारे सामने आता है। हम कहते हैं यार ये इस तरह तो रिसोर्सेज ठीक यूज नहीं हो रहे, इसका कोई ना कोई हमें बंदोबस्त करना चाहिए, इसका हमें कोई ना कोई क्या करना चाहिए जी, बंदोबस्त करना चाहिए। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं एक नई टेक्निक यूज करते हैं, बजाय कि हम फाइल को एक ही दफा में डेस्टिनेशन पे भेज दें, हम यूं करते हैं कि इस फाइल के छोटे छोटे सेगमेंट बना लेते हैं। अगेन अब वही एग्जांपल रिपीट हो रही है, सेंडर ने सेंड करना है, रिसीवर ने रिसीव करना है, और दरमियान में बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, ठीक है। फाइल वही आपकी जी 10 बाइट की है, ठीक है। लेकिन इस 10 बाइट की फाइल को अब की दफा हमने प्लान ये किया है कि आप एक दफा में ये पूरी फाइल नहीं भेजेंगे। अगेन हम नहीं सोच रहे, ये काम हम नहीं कर रहे, हमें अगर ये करना पड़ जाए तो हम तो इंटरनेट इस्तेमाल करना छोड़ दें, हम कहेंगे तौबा रहने ही दो, ठीक है जी, मैं फाइल जाके घर में दे आता हूँ उसके, ठीक है। ये काम हम शुक्र है हम नहीं कर रहे होते, वरना तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो अब हमने कहा एक हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, हम इस 10 बाइट के फाइल के ना सेगमेंट बना लेते हैं, लेट से 5 सेगमेंट बना लेते हैं। अगर मैं इसके 5 हिस्से करूं तो हर सेगमेंट का साइज कितना होगा, 2 बाइट। अच्छा, 2 बाइट, फिर 2 बाइट, फिर 2 बाइट, फिर से 2 बाइट, और फिर से 2 बाइट, ये 5 हो गए। अच्छा, ये सेगमेंटेशन किसके एंड पे हो रही है, सेंडर के साइड पे या रिसीवर, सेंडर, ठीक है। कर हम नहीं रहे ये काम, कर कोई ना कोई प्रोटोकॉल रहा है, और उस प्रोटोकॉल का ताल्लुक किस लेयर के साथ है,
ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, इतना हमें पता है कि उसका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ है। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है जो हमारे लिए ये सेगमेंटेशन कर रहा है, वो हर सेगमेंट को ना एक सीक्वेंस नंबर भी असाइन करेगा कि ये पहला सीक्वेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अच्छा, जिसने ये सेगमेंट बनाए हैं उसके को तो पता होगा ना फाइल के टोटल सेगमेंट कितने हैं, 5, ठीक है। अगर लेट से हम ये सेगमेंट किसी को भेजना शुरू करें और सीक्वेंस नंबर 7 जाए, तो जो पहला सेगमेंट रिसीव करेगा वो ये नंबर पढ़ के उसको पता लग जाएगा ये किसी फाइल का पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। पहला सेगमेंट तो पहचाना जाएगा, आखिरी सेगमेंट आप कैसे पहचानेंगे कि ये आखिरी सेगमेंट है? सेंडर को तो पता है उसने बनाए 5 थे, जो इसे रिसीव कर रहा है उसे ये कैसे पता लगेगा पांचवा जो है वो आखिरी है? कोई निशानी होनी चाहिए ना इसके साथ, कोई फ्लैग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फ्लैग है जिसको हम कहते हैं फिन बिट। फिन निकला है फिनिश से, फिन निकला है फिनिश से। एक बिट बाइनरी की जो है या वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, बाइनरी में नंबर ही 2 है, या 0 होगी या 1 होगी, तो फिन बिट 0 होती है या फिर 1 होती है। भाई ये बिट अगर 0 है ना, फिन बिट अगर 0, इसका मतलब है ये आखिरी नहीं है। इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, लेकिन इसके साथ ये बिट 1 होगी, इसके साथ ये बिट क्या होगी, 1 होगी, जिसका मतलब है ये इस फाइल का आखिरी सेगमेंट है, ठीक है, लास्ट सेगमेंट है। पैकेट नहीं कहना, दुनिया उजड़ जाएगी, बेरा ही गर्क हो जाएगा, ठीक है। लफ्जों को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, पैकेट अलग चीज होती है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट कहेंगे। तो ये 5 सेगमेंट आपने बनाए, पांचवा आखिरी है, उसके साथ भी निशानी लगा दी आपने, फिन बिट एक फ्लैग लगा दी। अच्छा, आप देखें डेटा तो 2 बाइट का था, उसके साथ ये सीक्वेंस नंबर और ये जो फिन बिट है ये इजाफी है ना, तो जब ये जाएगा तो ये भी बैंडविड्थ तो इस्तेमाल करेगा ही, ठीक है। तो अब आपने ना सेगमेंट बाय सेगमेंट डेटा भेजना शुरू किया। मेरे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा, मैं लिख इधर 2 बाइट ही रहा हूं, लेकिन आपको पता है 2 बाइट से थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा। रिसीवर को रिसीव क्या हो रहा जी, लिंक ठीक था, 2 बाइट रिसीव हो गए, सेगमेंट नंबर 1 मिल गया, फिन बिट इसके साथ 0 थी, साथ गया था, पहुंच गया। इसी तरह आपने दूसरा सेगमेंट भेजा, वो भी पहुंच गया, तीसरा भेजा, वो भी पहुंच गया, ठीक है जी। रिसोर्सेज यूज होते जा रहे हैं, डेटा आपका रिसीवर को रिसीव होता जा रहा है। मैं कहता हूं जी ये जो चौथा सेगमेंट जब जा रहा था ना, तो वो मनहूसगढ़ी आई जिस वक्त लिंक ने डाउन होना था, लिंक डाउन हो गया। आप तो अटेम्प्ट कर चुके थे, 2 बाइट भेज दिया आपने, लेकिन वो अटेम्प्ट आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, रिसीवर को क्या मिला, 0 बाइट, रिसीवर को क्या मिला, 0 बाइट। अभी सेंडर धड़ाधड़ भेजता जा रहा है सेगमेंट, उसने तो सेगमेंट बनाने और भेजने, क्योंकि उसकी फाइल अभी पूरी नहीं हुई, उसे तो चैन नहीं आना अभी जब तक वो पूरी फाइल नहीं भेज देता। वो जनाब उसने आखिरी वाला सेगमेंट भी उठाया 2 बाइट का और भेज दिया। अब लिंक स्टेबल था, 2 बाइट की ये जो आखिरी सेगमेंट है जिसके साथ फिन बिट 1 है और सीक्वेंस नंबर उसका 5 है, ये सबके साथ जा रहा था, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये इसको रिसीव हो गया। जब इसको रिसीव हुआ उसने कहा अच्छा इसका मतलब है फाइल कंप्लीट हो गई है। उसने जब सेगमेंट्स में नजर डाली उसने कहा अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद उसने कहा चौथा तो है नहीं, पांचवा, इसका मतलब है चौथा सेगमेंट मुझे नहीं मिला, चौथा सेगमेंट मुझे नहीं मिला। अब ये जो बी है ये सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो फाइल आपने मुझे भेजी है इसमें मुझे सीक्वेंस नंबर 4 रिसीव नहीं हुआ। तो किसने बताया उसको कि नहीं मिला, मुझे कैसे पता लगेगा? रिसीवर बताता है सेंडर को कि मुझे जो आपने सेगमेंट भेजा था वो मिला है या नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। तो बी ए को बताएगा जनाब चौथा सेगमेंट नहीं आया मेरे पास, बाकी सारे आ गए, उनकी एक्नॉलेजमेंट होके रिसीव्ड, बट चौथा सेगमेंट मेरे पास नहीं है। अब सेंडर पूरी फाइल दोबारा भेजेगा या सिर्फ सीक्वेंस नंबर 4? सिर्फ सीक्वेंस नंबर 4 दोबारा भेजने के लिए कितनी बाइट की रिसोर्सेज यूज होंगे? ओनली 2 बाइट्स। अब ये 2 बाइट्स ये रिसीव कर लेगा, रिसीवर ने टोटल रिसीव कितना किया है? 10 बाइट, ठीक है जी। और रिसोर्सेज टोटल कितने यूज हुए अब? 12 बाइट के, क्योंकि आपने 2 बाइट का एक सेगमेंट ही सिर्फ दोबारा रीट्रांसमिट किया था। सेम सिनेरियो है, उधर भी एक ही दफा लिंक डाउन हुआ था, इधर भी एक ही दफा हुआ है। उधर बात 10 से 20 पे चली गई थी, इधर 10 से 12 पे आई है। अगर 2 दफा हो जाता तो 14 हो जाता, 3 दफा हो जाता तो 16 हो जाता, उधर अगर 2 दफा हो जाता तो 20, फिर 30,
फिर 40, यानी बहुत बुरे तरीके से आपके रिसोर्सेज ने यूज होना था। तो दोनों में से अच्छी टेक्निक कौन सी है? मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा डेटा सेगमेंटेशन कैसे होती है और प्रोटोकॉल कौन सा, और वो डेटा सेगमेंटेशन किस फॉर्मूला से करता है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी ये बताया डेटा सेगमेंटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। फायदा क्या होगा? रिसोर्सेज आपके बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे, रिसोर्सेज आपके बेहतर तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो डेटा सेगमेंटेशन होनी चाहिए, और डेटा सेगमेंटेशन हमेशा होती है, आपने आज तक नहीं की लेकिन हो रही है। और ये काम किसने संभाला हुआ है? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल ने संभाला हुआ है। मैं इनके नाम भी अभी बताता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की पहले फंक्शनैलिटीज पूरी अच्छे तरीके से समझ लें। मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए हुए थे। मैंने कहा था डेटा सेगमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, किसकी? अब देखे ना, वो आप ट्रांसपोर्ट में क्या था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे डेटा को, तो आपने बेहतर तरीका ये समझा, टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे बजाय के एक फाइल एक ही दफा भेजने के, ठीक है जी। नहीं, ये दोनों नहीं करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल करेगा ये काम। ये आपकी एप्लीकेशन ये काम नहीं करी। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल तो ऊपर रह गया है, उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल भी गुजर चुके हैं, सेशन लेयर के भी गुजर चुके हैं। अब आप डेटा भेजने के बारे में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, भेज आपने अभी भी नहीं दिया, अभी तो आप कह रहे हैं मैं सेगमेंट करके भेजूंगा, ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल ये काम करेंगे। नाम में अभी बता रहा हूं, पहले फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को भी देख लें, ठीक है जी। फ्लो कंट्रोल बड़ी मजे की चीज है, बड़ी आसान चीज है, मसला ही कोई नहीं इसके अंदर। फ्लो कंट्रोल में मिसाल दे रहा हूं, पानी की बाल्टी लें, नलके के नीचे रख दें, नलका खोल दें, पानी गिरना शुरू होगा, बाल्टी भरना शुरू हो जाएगी। अब आप पानी को इस्तेमाल करें, लेकिन आप पानी स्लो स्पीड से इस्तेमाल कर रहे हैं और नलका तेज खुला हुआ है, तो थोड़ी देर बाद बाल्टी जो है उसमें पानी का लेवल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा? बाल्टी से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। हमारे घर में अगर वो पानी का जो टैंक छत पे पड़ा होता है, ठीक है, अगर हमने ऑटोमेटिक नहीं उसको सिस्टम नहीं लगाया हुआ, तो अगर मोटर ज्यादा देर चल दे तो वो बाल्टी वो भी टैंक आपका ओवरफ्लो, सिर्फ आपको नहीं पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि किसी के घर के ऊपर से टैंकी से पानी गिर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इस ओवरफ्लो को कंट्रोल करना है किसी तरीके से हमने। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका, आप बाल्टी में से जिसमें से पानी गिर रहा है, पानी तेजी से यूज करना शुरू कर दें, बाल्टी को भरने ना दें, इस्तेमाल कर ले तो उसको जाया करना तो आप नहीं कहेंगे। पहला सोल्यूशन ये एक समझ में आ रहा है। दूसरा, बाल्टी बाजार से ना बड़े साइज की ले आए, नहीं, नई बाल्टी एक तो पैसों की आएगी, पैसे खर्च करके मसला अगर हल हो जाए तो हमें कबूल है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, पैसे लग रहे हैं तो चले खर्च लेते हैं। लेकिन नई बाल्टी से आपका मसला हल नहीं होगा, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो डिले का शिकार हो जाएगा। पहले अगर 1 मिनट बाद ओवरफ्लो हो रहा था, अब 2 मिनट बाद हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। तो नई बाल्टी भी जो है वो हमारे मसले का, बड़े साइज की बाल्टी, वो भी हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये जो एसी है ना, यकीन करें, इसको ऐसे देखने से इसको बिल्कुल रैम नहीं आता, ठीक है, तो उसका कोई और हल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका इसकी ग्रिल किसी तरीके से ऊपर करवा लें आप, ठीक है, बंद करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको गुस्से से भी ना देखें, और उसने नहीं सुननी है आपकी, ठीक है। बहरहाल जी, बात हो रही थी फ्लो कंट्रोल की, ठीक है। तो बाल्टी जो है आपकी, उसने जो है वो क्या, मैंने आपको बताया जी कि एक तरीका है आप तेजी से पानी यूज कर लें, दूसरा नई बाल्टी ला लें, उसमें भी कोई मसला हल नहीं होना आपका। तीसरा और आखिरी सोल्यूशन, नलके को उतना स्लो कर दें जितने आप स्लो हैं। आप पानी अगर कम चाहिए, कम यूज कर रहे हैं तो नलका स्लो कर, आप पानी अगर यूज ही नहीं कर रहे तो आपको नलका बंद ही कर देना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होगा। इस तीनों में प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है ना वो यही है कि आप नलके को स्लो करें, जो ज्यादा तेज जा रहा है ना उसी को स्लो करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो स्लो है वो फास्ट नहीं होगा, जो फास्ट है उसी को स्लो करना, मुताबिक करना। भाई ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज किया, मुताबिक करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन। इस ओवरफ्लो का जो सोल्यूशन है दैट इज स्पीड सिंक्रोनाइजेशन, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल भी बता देता हूँ। आप कहेंगे नलका बाल्टी, इधर हमारा डेटा भी इसी तरह बाल्टी नलका यही चलेगा, पानी भेजना होता है एक दूसरे को। हमारे केस में ये होगा, अभी अभी हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि ए बी की तरफ जो है वो डेटा सेगमेंट्स की शक्ल में भेजेगा।
अभी अभी हमने एस्टेब्लिश किया कि सेगमेंट अच्छा होता है, सेगमेंट भेजना चाहिए, ठीक है जी, ए से बी की तरफ। अच्छा हमें ऐसा लगता है, अच्छा ये मैं कहता हूं ए जो है ये कोर i9 है, ठीक है जी, और जो इसकी लेटेस्ट जनरेशन है उसका बी i3 है, पुराना सिस्टम, फर्स्ट सेकंड जनरेशन का, बहुत ही पुराना, ठीक है। किसी के पास है तो मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाह रहा, ये भी चलता है, इसकी भी सांसें हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, वो भी इंसान होता है, उसके भी हुकूक हैं। तो बहरहाल एक तरफ i3 एक तरफ i9, और हमें ऐसा लगता है सेगमेंट आना है ना जब रिसीवर के पास, उसने ऐसे कैच करना और साथ उसे प्रोसेस कर लेना, ऐसे करके, ऐसे नहीं होता। कहानी ये है, सेगमेंट जब आते हैं ना तो पहले जिस तरह वो वहां पे बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल उस बाल्टी की तरह की एक चीज हमारी डिवाइस में भी मौजूद है। आप कहेंगे बाल्टी फिट हुई हुई है किसी जगह पे, जी कहां पे हुई हुई है? ये जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, नेटवर्क पोर्ट जिसको हम कहते हैं, जहां पे आप केबल लगाते हैं, और वायरलेस के केस में वो आपका WLAN वाला कार्ड होता है जो आपको बाहर से तो नजर नहीं आता लेकिन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसकी अपनी एक मेमोरी है, इसे हम आमतौर पे मेमोरी बफर कहते हैं, और टेक्निकली वो उस कार्ड की अपनी रैम होती है। आपके सिस्टम की एक रैम है ना जी, 4 GB 8 GB जितनी भी, 16 GB, हस्बे तौफीक जिसकी जितनी हो, ठीक है जी, एक सिस्टम की रैम है। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपनी भी एक रैम होती है, अपनी भी एक मेमोरी है, ठीक है जी, जिसको मेमोरी बफर भी कहा जाता है। तो सारा डेटा जो वो रिसीव करता है पहले उस बफर में स्टोर होगा, और अगर सेगमेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर है वो सेगमेंट्स पहले बफर होंगे। अच्छा ये जो कार्ड है ना, इसकी मेमोरी को इतनी ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। ये आपको इस तरह से पता लग सकता है, आजकल ये जो हमारे नए लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, उनको स्लिम स्मार्ट बनाने के चक्कर में ना, उनमें से जितनी भी मोटी मोटी पोर्ट्स थी सारी खत्म कर दी, यहाँ तक कि टाइप ए वाली USB पोर्ट भी कम ही नजर आती है, अब टाइप C आ चुकी है। जो आपकी VGA की पोर्ट थी वो गायब हो गई है, ठीक है, उसकी जगह अब HDMI होती है, या आपके पास मिनी डिस्प्ले पोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक कि अब ये जो नेटवर्क पोर्ट RJ45 वाला कनेक्टर था वो भी खत्म हो चुका है, आपको एक्सटर्नल कार्ड लगाना पड़ता है अगर केबल लगानी हो तो, ठीक है। तो आप जब मार्केट से एक्सटर्नल कार्ड खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर उसकी रैम मेंशन्ड होती है, और वो बड़ी छोटी होती है, वो आपके सिस्टम की तरह नहीं होगी कि वो 4-4 8-8, वो केबीज के अंदर, वो सॉरी MBs के अंदर होगी, फ्यू MBs, ठीक है, जितनी भी है लिमिटेड है। अच्छा अब क्या होगा, i9 अपनी शान के मुताबिक धड़ाधड़ सेगमेंट बनाएगा, प्रोसेसर जो तगड़ा है, अब वो सेगमेंट बना के उसने रख तो छोड़नी नहीं, जितनी जल्दी सेगमेंट बनेगा उतनी जल्दी वो ट्रांसमिट भी कर देगा, धड़ाधड़ सेगमेंट बनाता जाएगा और धड़ाधड़ सेंड करता जाएगा इस लिंक के ऊपर। अच्छा अब दूसरी तरफ क्या जी, दूसरी तरफ ये बफर में वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, i3 लगा हुआ अपनी स्लो स्पीड के लिहाज से एक एक सेगमेंट उठा के प्रोसेस कर रहा है उसको, ठीक है, पीछे से धड़ाधड़ सेगमेंट आते जा रहे हैं। कुछ देर बाद क्या होगा, ये बफर फुल हो जाएगा, फुल होने के बाद जो मजीद सेगमेंट आएंगे उनको तो आप अपने पास स्टोर कर नहीं सकते, तो लिहाजा आपको उनको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप, डिस्कार्ड या ड्रॉप, ठीक है। अच्छा इतनी अखलाकियात इनके अंदर होती हैं, जब ये किसी सेगमेंट को डिस्कार्ड करता है ना, तो रिसीवर जब डिस्कार्ड करता है तो सेंडर को बता देता है जी माजरत के साथ आपका फलां सीक्वेंस वाला सेगमेंट मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है। इस सिचुएशन को कहते हैं नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन। वो कहता है क्योंकि मेरे पास कंजेशन आ चुकी है लिहाजा मैं आपका ये सेगमेंट अपने पास रख भी नहीं सकता और प्रोसेस भी नहीं कर सकता, तो मैं माजरत चाहता हूं आपसे, तो ये डिस्कार्ड कर देगा। ये है ओवरफ्लो, ये है ओवरफ्लो, और इसको और क्या कहते हैं, नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन या ओवरफ्लो। और आप इस मिशन में निकले हैं, ठीक है जी, कि हमने इस ओवरफ्लो को क्या करना है, अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है, हम तो फ्लो कंट्रोल करने निकले। शुक्र करें वाकई हकीकत में ये काम आपने नहीं करना, वरना तो आप इंटरनेट कभी इस्तेमाल ही ना करते। आप तो कहीं, आप सोचने की बात है ना, आप कहेंगे i9 और i3 क्या आप कोई पेंटियम सिस्टम भी लाके लगा ले, कम्युनिकेशन तो हो जाती है। हमने तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की नहीं है। उसकी वजह यह है कोई है जो फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, जिसने स्पीड को सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है, कोई है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं दे रहा। और वो कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई प्रोटोकॉल है जो आपके लिए फ्लो कंट्रोल जिसने करके रखा हुआ है। जिस दिन उसे कुछ हो गया ना, तो फिर आप याद रखिएगा आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकेंगे, ठीक है, दुआ करें उसके लिए, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे सर और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने आज ही उस प्रोटोकॉल का नाम भी देखा है,
शुरू में देख लिया था, टीसीपी के साथ मैंने आईपी लिखा था, लेकिन उसका नाम टीसीपी था। खबरदार अभी ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में, जब वक्त आएगा फिर बात करेंगे, अभी नहीं आया वक्त, आने वाला है। ठीक है जी। तो बहरहाल जी एक प्रोटोकॉल है जो आपके लिए इस ओवरफ्लो को कंट्रोल करता है, कैसे है वो भी बताता हूं। अब देखें यहां पे पहला सोल्यूशन i3 i9 बन जाए। i3 वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो हमें तो कभी नया लैपटॉप लेना ही ना पड़े। हम लैपटॉप लेके जा रहे हो, कोई पूछे कहां जा रहे हो, मैं लैपटॉप तेज कराने जा रहा हूँ। कैसे तेज कराओगे? मैं इसे i9 से कनेक्ट करूंगा ताकि इसे शर्म आए दुनिया कहां पहुंच गई और ये किधर रह गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। और ऑप्शन क्या है? मेमोरी बफर बड़ा कर ले, बफर बड़ा कर ले, i3 का कार्ड एक्सटर्नल खरीद के लगा ले। थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन मसला आपका आर्जी तौर पे हल होगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। नई बाल्टी लाना भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। एक अकलौता हल ये बचता है कि i9 i3 पे रहम खा के कोई अपनी स्पीड घटा ले, कम कर ले। ठीक है। अब i9 और i3 के दरमियान जब तक कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, i9 अपनी स्पीड को कम कैसे करेगा? i9 को कैसे पता लगेगा दूसरी तरफ i3 है? अब यहाँ पे जेहन में आता है, सर ये आपस में बातें करते हैं, यानी वो उसको दुआइयां दे रहा होगा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया तो तुम ऐसे तो ना करो। तुम i3 भी दुनिया में होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। तो क्या इस तरह की निगोशिएशन होगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई निगोशिएशन नहीं होगी। तरीका बड़ा आसान है। i3 के पास जब सेगमेंट आया था जिसे वो अपने पास रख नहीं सका था, तो उसने उसे डिस्कार्ड किया था। डिस्कार्ड करके ना उसने एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी थी सेंडर को कि जनाब आपका ये वाला सेगमेंट जो है ना, जिसका ये सीक्वेंस नंबर है, मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब i9 को यहाँ पे अकल कर लेनी चाहिए ना कि वो पिछला तो अभी बफर उसने उससे खाली नहीं हुआ, मैं और धड़ाधड़ सेगमेंट भेजी जाऊँ यहाँ पे। तो यहीं पे सारा ट्रिक है। i9 अब करता क्या है, जब उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है ना दूसरी तरफ से कि मेरा इसने सेगमेंट डिस्कार्ड कर दिया, ये रख नहीं सका, वो अपनी प्रोसेसिंग स्पीड जिस पे वो सेगमेंट बना रहा होता है, ओवरऑल सिस्टम नहीं स्लो हो जाता, अपनी वो जो सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है उसका, उसे एग्जैक्टली हाफ कर देता है। यानी मिसाल दे रहा हूं, अगर वो पहले 20 सेगमेंट पर सेकंड भेज रहा था ना, इसे एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये मैं अपनी राय पेश नहीं कर रहा। एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, पहले अगर 20 सेगमेंट जा रहे थे एक सेकंड में, अब 10 जाने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरे बंदे को मौका मिल जाएगा ना, एक सेकंड में अगर कम सेगमेंट आ रहे हैं तो उसको बफर करके उसे प्रोसेस करने के लिए अब उसके पास ज्यादा टाइम है। अभी भी मसला हल ना हो, दोबारा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी, ये से दोबारा डिवाइडेड बाय 2 करेगा। ये उस वक्त तक डिवाइडेड बाय 2 करता रहेगा जब तक कि दूसरी तरफ से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आना बंद नहीं होती। और ये पॉसिबल नहीं है कि आना वहां से बंद ना हो। i3 भी खेलने आया हुआ है, उसकी भी कोई इज्जत है, कुछ सांसें उसकी भी चलती हैं। पहली नहीं तो दूसरी अटेम्प्ट के अंदर आमतौर पे स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली i9 ने i3 बनना होता है, वो अपनी सिर्फ सेगमेंटेशन की स्पीड को हाफ करता जाता है। एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट के अंदर स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाती है, दूसरी तरफ से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आना बंद हो जाती है। शुक्र है ये काम भी हम नहीं करते, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल ही है जिसने ये जिम्मेदारी संभाल रखी है। तो इसको हम कहते हैं जी फ्लो कंट्रोल, डेटा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एरर कंट्रोल। यहां मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में माइनर सा डिफरेंस है इस जगह पे। तो अभी जरा एरर कंट्रोल को देखते हैं कि वो क्या है। एरर कंट्रोल को जी समझने के लिए, एरर कंट्रोल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। कम्युनिकेशन के ना 2 मोड्स हैं, इनको हम कम्युनिकेशन मोड कहते हैं। एक का नाम है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, और एक है कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। पेज पे दरमियान में एक लाइन लगा रहा हूं जी, और लाइन के एक तरफ एक तरीका कार और दूसरी तरफ जो दूसरा मेथड है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ठीक है। अभी समझाता हूं ये क्या है, और इसकी मैं मिसाल कुछ यूं दिया करता हूं। लेट से मैंने अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजना हो ना, तो उसके लिए मैं 2 तरह के प्रोटोकॉल सेट कर सकता हूं, 2 रूल्स बना सकता हूं। एक, मेरा बच्चा जब स्कूल पहुंचेगा
तो स्कूल वाले उसे रिसीव करके मुझे एक मैसेज भेज देंगे, एसएमएस कर देंगे या कॉल कर देंगे, व्हाटएवर जो मैंने रूल, या ईमेल कर देंगे, इतने बज के इतने मिनट पे आपका बच्चा स्कूल पहुंच गया। ठीक है जी, एक तरीका ये है। इसका बड़ा फायदा है कि मेरे बच्चों पे कंट्रोल रहेगा, वो टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल बंक नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक रिलायबल और अच्छा तरीका लग रहा है। टाइम पे ना पहुंचे तो मैं देखूंगा भी क्या वजह है, नहीं पहुंच सके तो मैं फौरी एक्शन लूंगा भी क्यों नहीं पहुंच सके। ठीक है, तो कंट्रोल रहेगा। दूसरा तरीका कार क्या है, आप घर से स्कूल बच्चों को रुखसत करेंगे और स्कूल वाले रिसीव करके कोई एक्नॉलेजमेंट आपको या कोई मैसेज नहीं करेंगे। इसमें अब बाज़ाहिर लग रहा है कि रिलायबिलिटी नहीं है, हमें पता नहीं लग सकता हमारे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, टाइम पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, एक में कंट्रोल है और दूसरे में हमारे बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं उस वक्त से दे रहा हूं जब मेरे बच्चे नहीं थे। ठीक है जी, उस वक्त मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया करता था, लेकिन अब हैं माशाल्लाह, जा रहे हैं, बड़े अरसे से, बड़े सालों से जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, तो अब उनका तकरीबन ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें ना जाने पे मैसेज आ जाता है। ठीक है जी, तो बहरहाल जी, तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अच्छा, सिर्फ करना आपने ये है, बच्चों की जगह सेगमेंट ले आए। हमारे तो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट या पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी, तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड है, कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट, एक इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। किस चीज की एक्नॉलेजमेंट? सेगमेंट की, जो उससे रिसीव हो गया। सेंडर भेजने वाला है, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है रिसीवर के, जनाब सेगमेंट आपका मिल गया या नहीं मिला। तो सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा कनेक्शन लेस में, सेंडर डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। सेंडर को रिसीवर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी, सेंडर को रिसीवर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। सेंडर डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है जी, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। अच्छा, इस पे फौरी तौर पे हमारा तबसरा अब क्या होना है? ठीक है, हर बंदे का झुकाव, हर बंदा कहेगा जी ये कनेक्शन ओरिएंटेड अच्छा है, ये एक रिलायबल कम्युनिकेशन मेथड है, रिलायबल कम्युनिकेशन मेथड है, होना ही ये चाहिए। ठीक है जी, होना ही दुनिया में ये वाला मेथड चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेड वाला, जिसमें सेंडर को रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मिलती। ठीक है जी, ये जरा इस तरह कर लेते हैं ताकि इन पॉइंट्स को आप अलग-अलग नोट कर सकें। ठीक है, और थोड़ा सा फॉन्ट और भी छोटा कर दें तो नजर आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं जी, यहां पे कनेक्शन लेस में सेंडर को रिसीवर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी। फौरी तौर पे हमारा तबसरा ये होगा, है ये अनरिलायबल मेथड, कोई फायदा नहीं इसका, अनरिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और आप कहेंगे हमारी तरफ से तो ये रिजेक्टेड है, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, कोई इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, लिहाजा कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन दुनिया का एक बेहतरीन तरीकाकार है सेगमेंट को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का। ठीक है, जिस तरह आप इस वक्त जज्बाती हो गए इसको देख के, आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी आप ही की तरह जज्बाती हो गई थी, ओएसआई मॉडल बनाते वो, उन्होंने भी यही कहा था, तरीका ही कनेक्शन ओरिएंटेड है, फारिग करा इसको, कनेक्शन लेस कुछ नहीं होता, उन्होंने फारिग करा दिया। यानी अगर हम ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो उसमें कनेक्शन लेस नाम की कोई चीज, ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर होती ही कनेक्शन ओरिएंटेड है। उन्होंने आपकी तरह ही सोचा और ये रिलायबल होना चाहिए, ये क्या बात हुई, दूसरे वाला सेगमेंट पहुंचा ही नहीं है तो, और हमें सेगमेंट गया नहीं और हमें पता भी नहीं चलेगा। आपका जो मसला था हमें कैसे पता चलेगा, है ना, बड़ा सीरियस कंसर्न है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा, एक्नॉलेजमेंट आना उसके लिए जरूरी है। तो सबने का बस यही ठीक है। दूसरी तरफ टीसीपी/आईपी मॉडल है जो एक्चुअल है, जो यूज हो रहा है, मतलब उसमें दोनों है। प्रैक्टिकल वाले मॉडल में कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और कनेक्शन लेस भी है।
कहेंगे अजीब बात है, यानी जो मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसमें दोनों हैं। हाँ जी, उसमें दोनों हैं। तो उनको नहीं होश आई, कोई अकल आई, ये कनेक्शन लेस बेकार होता है। देखिए, आपको इस वक्त एक का फायदा और दूसरे का नुकसान नजर आ रहा है। जिसका फायदा नजर आ रहा है ना, उसका ड्रॉबैक भी है, और जिसका ड्रॉबैक नजर आ रहा है उसका फायदा भी है। उसे भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं भाई, फायदे के साथ नुकसान क्या और नुकसान के साथ फायदा क्या है। ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला सिलसिला है कनेक्शन ओरिएंटेड का, पहले तो आपको रिसोर्सेज चाहिए सेगमेंट भेजने के लिए, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए उसकी एक्नॉलेजमेंट को वापस लाने के लिए, और उसके लिए आपको वक्त भी फिर डबल चाहिए। यानी आपकी एक कम्युनिकेशन उस वक्त मुकम्मल होगी जब आपके सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाएगी। यानी अगर आप एक प्रोसेसर हैं और आप एक प्रोसेस से डील कर रहे हैं, तो आप उस वक्त तक फारिग नहीं होंगे दूसरे काम के लिए जब तक कि आप पहले को नहीं निपटा लेते, और आप पहले से फारिग तब होंगे जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, परफॉर्मेंस अच्छी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं फारिग ही नहीं हूं अगला काम करने के लिए, मैं तो अभी पिछले का इंतजार कर रहा हूँ। मैं, मेरे पास अगला सेगमेंट आया हुआ जाने के लिए, मैं उसके कह रहा हूँ ठहर जा, अभी पहले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, सब्र कर। जब आप किसी को ठहरा देंगे तो इससे क्या होगा, डिले आएगा, और डिले का मतलब है कम्युनिकेशन स्लो होना शुरू हो जाएगी। ये एक जो ये मेथड आप देख रहे हैं, ये रिसोर्स इंटेंसिव है। शुक्र है हमें पता है रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, अब नहीं हमें इसको खोजना पड़ेगा। ये एक रिसोर्स इंटेंसिव मेथड है। ठीक है जी, ये एक रिसोर्स इंटेंसिव मेथड है। इसमें एक्स्ट्रा यूज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, डबल यूज होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है ये एक स्लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें कम्युनिकेशन को मुकम्मल होने में वक्त ज्यादा लगता है। ठीक है, तो जहां फायदे थे वहां नुकसान भी है। रिसोर्स इंटेंसिव है, क्यों? सेगमेंट भेजने के लिए रिसोर्स, फिर एक्नॉलेजमेंट आने के लिए रिसोर्स, फिर उतनी देर आप बिजी बैठे हुए हैं, फारिग ही नहीं हो रहे अगले काम के लिए, तो वो आएगा तो आप अगला काम पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक स्लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो फायदा है, रिलायबल है, लेकिन साथ में नुकसान भी जुड़े हुए। दूसरी तरफ आपको नुकसान नजर आ रहा है लेकिन उसका फायदा है। ठीक है जी, इसमें लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, साफ नजर आ रहा है, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन गुड परफॉर्मेंस इससे आपकी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, आपने सेगमेंट भेजा, अब आप इंतजार तो नहीं कर रहे, आप तो फारिग हो गए, मेरा काम खत्म, छुट्टी, मैं अगले काम के लिए तैयार हूं, अवेलेबल हूं। अगला सेगमेंट आएगा, मैं कहूंगा आओ, मैं कहूंगा आओ और जाओ तुम साथ, मुझे किसी का इंतजार नहीं। अगला सेगमेंट आ गया, मैं कहूंगा तुम भी जाओ, धड़ाधड़ सेगमेंट भेजता जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी एक्नॉलेजमेंट की तो फिक्र है ही नहीं। ठीक है, ये एक फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। एक स्लो है, एक फास्ट है, लेकिन एक रिलायबल है और एक अनरिलायबल है। जहां फायदा है वहां नुकसान है, जहां नुकसान है वहां फायदा भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा दोनों मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा कब यूज करना आपको अभी बताता हूं। अच्छा, एक बात है, इंटरनेट तो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं ना, उसके बैकएंड पे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन के पीछे कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड यूज होता होगा और किसी के कनेक्शन लेस। ठीक है जी, कभी कनेक्शन ओरिएंटेड और कभी कनेक्शन लेस। हमने कभी सोचा नहीं, शुक्र करे नहीं सोचा। आप कहें सर इतना सोचना पड़ता ना, तो वाकई फिर इंटरनेट हम इस्तेमाल ना करते। तो शुक्र है ये काम भी किसी और ने संभाला हुआ है, और वो कोई और कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। आप कहेंगे सर ये मिल जाए ना एक दफा, इसका मिल के शुक्रिया अदा करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, खास तौर पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल का। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े आसान है इसके हमारी जिंदगी के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप कहें उसके नाम से पर्दा भी उठाते हैं, कम से कम नाम तो हमें हमारे मोहसिन का पता हो ना आखिर वो कौन है। तो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है ना जी, इसके बैकएंड के ऊपर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है टीसीपी। अब जब मैं इसका एब्रीवेशन आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे जी इसका इससे अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता था। जो इसकी फंक्शनैलिटी है, इसका नाम बिल्कुल इसके काम के मुताबिक रखा गया है। इसका नाम है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। यानी जो कुछ आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल है। कंट्रोल किस चीज की वजह से है? वैसे कंट्रोल इस चीज की वजह से, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक्नॉलेजमेंट है। कंट्रोल आ रहा है
एक्नॉलेजमेंट की वजह से, कंट्रोल आ रहा है एक्नॉलेजमेंट की वजह से। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये वही प्रोटोकॉल है जो डेटा सेगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये वही प्रोटोकॉल है जो फ्लो कंट्रोल के भी रिस्पॉन्सिबल है, ये वही कंट्रोल है, ये वही प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर की जितनी जिम्मेदारियां ये सारी पूरी करता है। ठीक है जी। तो टीसीपी इस्तेमाल होता है डेटा सेगमेंटेशन के लिए भी। वो नाम क्या बताया था, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन फ्लो कंट्रोल के केस में, उसका पूरा नाम है टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन, टीसी वो डिवाइडेड बाय 2 वाला, उसको क्या कहते हैं, टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी। आपने पहले स्पीड सिंक्रोनाइजेशन लिखा था ना, वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल नाम टीसीपी ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, कनेक्शन लेस, उसके लिए भी तो कोई प्रोटोकॉल होता होगा ना। बिल्कुल जी, उसके लिए भी प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो आपको दिखाते हैं जी, कि इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, यूडीपी। यूडीपी यूडीपी से बनता है जी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, टीसीपी का नाम तो खुद ब खुद दिल में उतर गया था आपके, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें यूजर का लफ्ज समझ में आ रहा है, इसमें प्रोटोकॉल का लफ्ज समझ में आ रहा है, डेटाग्राम का लफ्ज समझ नहीं आ रहा है कि ये डेटाग्राम क्या चीज होती है। अच्छा जी, डेटाग्राम को अगर आप अंग्रेजी टू उर्दू डिक्शनरीज में, मैंने वक्तन फवक्तन में देखता रहता हूँ, शायद आ गया हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डिक्शनरी में इसका मतलब आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है। मैंने डिक्शनरी में देखा था, उसमें DATA से 2 ही लफ्ज थे लास्ट टाइम जब मैंने देखा, हो सकता है अब ऐड हो गए और कुछ। एक था डेटा और एक था डेटाबेस। डेटा और डेटाबेस, डेटाग्राम वहां पे नहीं था। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, मैंने किसी से एक जमाने में सुना कि वो एक बंदे ने कहा मैंने एक जगह पढ़ा है अवारागर्द पैकेट। अवारागर्द पैकेट, अच्छा ठीक है। अब क्या ये लिखे नोट्स में, अच्छा नहीं लगता अवारागर्द पैकेट। वैसे टेक्निकली है ठीक, ठीक है जी, टेक्निकली ठीक है। क्यों? ये दूसरी तरफ लफ्ज का लिखा हुआ है कंट्रोल, इसको इसका उलट ही होना चाहिए ना। तो कंट्रोल का उलट अनकंट्रोल होता है। तो वो आवारागर्द हम उसी को कहते हैं ना, वो मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, बेकाबू हो गया, आवारा हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरीके। तो डेटाग्राम का मतलब अगर सोफिस्टिकेटेड लफ्जों में लिखना है तो अनकंट्रोल। ठीक है जी, यूजर ऐसा डेटा भेजता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, और अनकंट्रोल्ड इसलिए है क्योंकि उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। एक्नॉलेजमेंट के ना आने की वजह से अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं लगना कि आपका सेगमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या नहीं। ठीक है जी, तो डेटाग्राम अनकंट्रोल आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एक होता है तर्जुमा, मैंने कहा इसका तर्जुमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें अवारागर्दी के लिए हम ये लफ्ज यूज नहीं करते। आपने आज तक कभी किसी को कहा अपने दोस्त को, मैंने तुम्हें उस दिन डेटाग्रामिंग करते हुए देखा था? वेंडरिंग की टर्म यूज हो जाती है, और बहुत सारे अल्फाज यूज हो सकते हैं, डेटाग्रामिंग नहीं। ठीक है जी, तो बहरहाल डेटाग्राम की डेफिनेशन मिलेगी, तर्जुमा नहीं है। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी बताने की कोशिश की है। डेफिनेशन यही है, अनकंट्रोल्ड डेटा। ठीक है जी, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी लें जी। आज आपको ना 2 बड़े अहम पिलर मिल गए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक टीसीपी और एक यूडीपी। अब आप ये सुन लें, हमारी जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना अभी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जो कुछ आपके ऊपर है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी उसका बोझ आपने उठाया हुआ है। तो नीचे नेटवर्क एप्लीकेशंस का बोझ उठाने के लिए या टीसीपी है या यूडीपी है, या नेटवर्क एप्लीकेशन टीसीपी बेस्ड होगी या यूडीपी बेस्ड होगी। अब सवाल, यूडीपी अभी भी हमें उसकी कोई वो समझ नहीं आ रही कि फायदा क्या होगा। ट्रांसपोर्ट पे तो आप एग्री है ना, रिलायबल है ना, बस ठीक है। तो वो तो रिलायबिलिटी तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये हम यूडीपी को किस चक्कर में या कनेक्शन लेस को कहां पे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको मोटा मोटा रूल अभी समझा देता हूं। हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस 2 तरह की होती हैं। एक वो जो रियल टाइम पे चलती हैं, लाइव, जिनमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। कुछ नेटवर्क एप्लीकेशन ऐसी हैं जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, लाइव कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नॉन रियल टाइम में यूज होती हैं।
मिसाल के तौर पे हमारी तमाम ईमेल की सर्विसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? वो रियल टाइम है या नॉन रियल टाइम? कभी आपने किसी से चैट करने के लिए ईमेल को यूज किया है कि हम दो लोगों ने बात करनी है, मैं फटाफट आपको मैं ईमेल भेजूं, आप मुझे जवाब दें, फिर मैं आपको भेजूं, आप मुझे जवाब दें? हम ऐसा नहीं करते। या मैं यूं आपको बताता हूं कि अगर मैं आपको ईमेल भेजूं और वो 1 सेकंड की बजाय आपको 5 सेकंड बाद मिले, मैंने आपको ईमेल भेजी, वो आपको 1 सेकंड की बजाय 5 सेकंड बाद मिले, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, कोई फर्क महसूस भी नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने बहुत बड़ा डिले आपको बता दी है, 1 सेकंड की बजाय 5 सेकंड। हम तो मिली, माइक्रो और नैनो सेकंड्स की बात करते हैं ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ईमेल आपको माइक्रो सेकंड में मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मिली सेकंड में मिल जाती है। ठीक है, आपको तो ये फर्क महसूस भी नहीं होगा, इतना छोटा फर्क है। लेकिन टेक्निकली आपको पता है इनमें माइक्रो और मिली सेकंड में डिफरेंस कितना है? एक होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। मिली और माइक्रो में 1000 गुना का फर्क है। मिली सेकंड माइक्रो सेकंड से 1000 गुना स्लो है। ठीक है, लेकिन हमें ये फर्क महसूस नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ईमेल का जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन ईमेल का पहुंचना जरूरी है। ठीक है, ईमेल का यानी गारंटी चाहिए हमें कि ईमेल जो एड्रेस हमने लिखा उसमें पहुंचना जरूरी है। तो तमाम ईमेल की सर्विसेज टीसीपी बेस्ड है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये मैंने एक मिसाल बताई है, अभी सैकड़ों और आ जाएंगी आगे। तो जितनी भी नॉन रियल टाइम है सब की सब टीसीपी बेस्ड, लेकिन जितनी भी लाइव या रियल टाइम है, जैसे मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी चल रही है, हम टीम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टीम्स है इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी ये जो स्क्रीन और आवाज है ये लाइव जा रही है। उस स्काइप पे आप कॉल करके बात कर रहे हैं किसी से, व्हाट्सएप पे कॉल की भी आपने, क्या ख्याल है ये रियल टाइम है? रियल टाइम है, दो लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइव कम्युनिकेशन। मैं लाइव हूं इस वक्त इस क्लास, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं आप। ठीक है जी, और इसी तरीके से लाइव गेमिंग कर रहे हैं आप, लाइव में क्लास पढ़ा रहा हूँ जूम पे या टीम पे। ठीक है, ये सब लाइव और रियल टाइम कम्युनिकेशन है। रियल टाइम कम्युनिकेशन में, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जितनी भी एप्लीकेशन है सारी यूडीपी बेस्ड है, सारी यूडीपी बेस्ड है। यानी कि कोई एक्नॉलेजमेंट का सीन नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, स्पीड है। अब मैं वजह बताता हूं, रियल टाइम में हमें रिलायबिलिटी चाहिए ही नहीं। रियल टाइम में हमें रिलायबिलिटी चाहिए नहीं, क्यों? सोचें, मिसाल के तौर पे आप क्या ये चाहते हैं कि मैं यहां बोल रहा हूं अभी, ठीक है जी, मेरी स्क्रीन पे मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है, पहले ये सारा डेटा उधर जाए लोगों की तरफ, फिर वहां से एक्नॉलेजमेंट आए। जब तक पुराने की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, नए फ्रेम्स और नए मेरी वॉइस पैकेट्स आगे जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो दूसरी तरफ देखने और सुनने वाले हैं उनको डेटा डिले से आएगा, स्क्रीन भी बड़े डिले से अपडेट होगी, आवाज भी कट कट के रुक रुक के आ रही होगी। ठीक है, तो क्या ऐसा, क्या ये होना चाहिए? नहीं। आप स्काइप पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आवाज डिले से आ रही हो, या वीडियो कॉल है तो फ्रेम टूट टूट के रुक रुक के आ रहे हो, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो रियल टाइम के अंदर हमें स्पीड चाहिए होती है, रिलायबिलिटी नहीं। रियल टाइम में जो डेटा गया सो गया, कोई सेगमेंट ड्रॉप हो जाए हम उसे रिकवर नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपका क्या मतलब है, अभी मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, और मैं बोल रहा हूं, दूसरी तरफ लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, कोई सेगमेंट ड्रॉप हो जाता, अगर कोई सेगमेंट अगर ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो दूसरे स्क्रीन के वालों की तरफ जो, और वो बाद में मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजी जाए और मेरा सिस्टम वो सेगमेंट दोबारा भेजे, और दूसरी तरफ उन्हें होल्ड कराया, और ये टीम्स की एप्लीकेशन है, ठहरे जी कुछ सेगमेंट घूम गए, तो अभी वो मिलते हैं तो आपको दिखाते हैं। कुछ देर के बाद वो सेगमेंट दोबारा आए और स्क्रीन पे एक नुक्ता बना हुआ नजर आ रहा हो, ये रह गया था, और मेरी आवाज की हल्की सी कोई टू टा की आवाज सुनाई, ये रह गया था, ये अब अलहदा से सुन ले आप। एक है उसके लिए उन्हें वेट कराया जाए, ठीक है जी, कि अभी पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ हम इकट्ठा करके सुना। दूसरा वो मिल गया बाद में और उनको अलहदा से सुनाया जा रहा हो, किसी तरह भी सेंस नहीं बनती। और भाई अगर मैं कोई फ्रेम, कोई सेगमेंट लेट से अगर लॉस हो गया है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हल्का सा ना कोई ये स्क्रीन के ऊपर एक आधा पिक्सल टूटा हुआ नजर आएगा, उन्हें महसूस भी नहीं होगा।
अगर कोई वॉइस का सेगमेंट ड्रॉप हो गया, हल्की सी आवाज में डिस्टॉर्शन आएगी, लेकिन उन्हें बात समझ आ जाएगी कि इस बंदे ने क्या किया, तो उसके लिए उन्हें रोका नहीं जाता, और किसी किस्म की कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आती, और किसी किस्म का रीट्रांसमिशन भी नहीं होती। रियल टाइम में जो गया सो गया, उसे रिकवर नहीं किया जाता, क्योंकि हमें अक्सर उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ एप्लीकेशन हमारी, तो ये उसूल हमारे सामने आ गया, तमाम रियल टाइम एप्लीकेशन के पीछे यूडीपी होता है और नॉन रियल के पीछे टीसीपी चल रहा होता है, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन अब आप कहेंगे ऐसी भी होती हैं जिनकी कुछ सर्विसेज टीसीपी बेस्ड और कुछ यूडीपी बेस्ड है। मिसाल के तौर पे स्काइप पे अगर मैं ऑडियो वीडियो कॉल करूं, यूडीपी बेस्ड होगी, लेकिन स्काइप में अपनी तस्वीर सेंड करूं, टीसीपी बेस्ड है। स्काइप पे मैं आपको ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके अगर भेजूं, वो टीसीपी बेस्ड है, लेकिन अगर मैं लाइव कॉल कर दूं, वो यूडीपी बेस्ड है। तो अक्सर एप्लीकेशंस अलग अलग सर्विसेज देती हैं आपको। व्हाट्सएप की अलग अलग सर्विसेज है, स्काइप की अलग अलग सर्विसेज है, कुछ सर्विसेज टीसीपी बेस्ड होंगी और कुछ यूडीपी बेस्ड होंगी। जी, सेशन क्रिएट होना अलग बात है कि अवेलेबिलिटी है, दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी हो गई, लेकिन जब हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, अब तो डेटा आना जाना शुरू हो गया ना। अब जब डेटा आना जाना शुरू हो गया, ये उसके लिए है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखें कि अक्सर एप्लीकेशंस दोनों प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं, ठीक है। आप में से अक्सर लोग कहेंगे सर पिछले सफे में वापस जाके देखें, हमने लिखा हुआ था एरर कंट्रोल। आपने कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, ये कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैंने कई बार आपको कहा था ये ट्रांसपोर्ट लेयर किसकी है, ओएसआई मॉडल, ठीक है। अभी अभी जो हमने डिस्कशन किया है, तो उसमें मैंने कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बारे में आपको क्या बताया, ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर तो सिर्फ कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। इसका मतलब है एरर कंट्रोल से मुराद क्या है, एरर है क्या जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, किसी सेगमेंट का डेस्टिनेशन पे ना पहुंचना एरर है, और उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, वो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो ओएसआई मॉडल की है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कोई भी सेगमेंट अगर ड्रॉप हुआ तो आप उसे दोबारा रिट्रांसमिट करेंगे, अपनी एरर को कंट्रोल करेंगे, जबकि कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से वहां पे एरर कंट्रोल की टर्म है ओनली फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड और एरर कंट्रोल का मतलब एक ही है, कनेक्शन ओरिएंटेड और एरर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा जी, मैंने कोशिश किया है कि जो अपर लेयर थी ना ओएसआई मॉडल की, इनका एक बड़ा मुख्तसर सा तारुफ आपको कराया जाए कि एक जरा कंटिन्यूटी बन जाए, बात शुरू कहां से हुई थी। असल लेयर्स तो हमारी अब शुरू होने लगी हैं, लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ये मैं अपने कोर्स से हटके आपको वैसे बता रहा हूं, इंटरव्यू क्वेश्चंस की भरमार इन अगली 2-3 लेयर जो रह गई हैं, बेतहाशा इंटरव्यू के सवाल इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बेतहाशा इम्तिहान के सवाल जो हैं वो इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो अब नीचे वाली लेयर्स रह गई हैं, लोअर लेयर्स हमारी, वो यानी कि बगैर किसी उसमें मुतनाजिया भी नहीं है कि वो तो खालिस लोअर लेयर्स है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है जी। तो अब हमने नेटवर्क लेयर को जो है वो पढ़ना शुरू करना है, और इसके लिए आपका तरोताजा और ताजा दम होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो आप एक ब्रेक कर लें, आपसे मुलाकात होती है 2 बजे, ठीक है जी। 2 बजे आए और फिर इन लोअर लेयर्स को पढ़ते हैं, आपकी वैसे भी तबीयत थोड़ी खुश हो जाएगी, इनको पढ़ के अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और ये जो खतरनाक सा फॉर्म आपके पास है, इसको कोशिश करें जितनी समझ आती है आपको फिल कर दें।